तो नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी फिर से आपका मोबाइल गुरु एडवांस टेक के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नई केस स्टडी लेके आए हैं। और केस जो है हमारे पास में आज, जैसा आपको पता है कि स्टूडेंट्स के ही मोबाइल होते हैं, तो उन्हीं को लाइव डायग्नोस करते हैं, लाइव रिपेयर करने का प्रयास करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज एक सेट है हमारे पास में, जानेंगे क्या फॉल्ट है, स्टूडेंट से ही बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या समस्या है। और महागुरु दीपक सर जो कि स्केमेटिक गुरु हैं, तो वो बैठे हुए हैं अभी सीट पे और उनसे इस चीज़ को डायग्नोस करेंगे। और सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं सब लोग? तो आप लोग भी अगर सीखने के लिए तैयार हो तो पेन कॉपी डायरी लेकर के बैठ जाइए, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए लेकर के चलता हूं मैं आपको स्टूडेंट के पास, पूछते हैं क्या फॉल्ट है, क्या सीन है। तो किसका सेट है, प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाए, अपना नाम बताएंगे और कहाँ से हैं और क्या सिनेरियो है, आप पूरा बताएं प्लीज। मेरा नाम सेवाज पठान है, मैं गुजरात आनंद से हूँ। और ये सेट मेरा ड्रॉप डाउन सेट है। इसमें कैमरे की दिक्कत है, 3-4 महीने से बंद ये कैमरा। तो हमारे पास जो सेट है वो सैमसंग का है। कौन सा है हम देख लेते हैं अबाउट में। सैमसंग का M52 5G, जी हाँ, एक 5G सेट है M52 M526B। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैमरा नहीं चल रहे हैं। इनका कहना है कैमरा नहीं चल रहे हैं। तो मैं एक बार कैमरा ओपन करके देखता हूँ। तो कैमरा ओपन किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। रोटेट किया कैमरा, दूसरा फ्रंट कैमरा लेके आए, नहीं आ रहा है। बैक करने पर बैक भी नहीं हो रहा है, फंस रहा है, बैक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कैमरा जो है काम नहीं कर रहा है। मतलब जब कैमरा खोल रहे हैं तो ये हैंग हो जा रहा है, अटक जा रहा है, ना तो कोई की काम नहीं कर रही है। तो हमें इसे रिमूव भी करना पड़ रहा है। मतलब कैमरा ओपन करते से ही वो हैंग हो जा रहा है सेट। कोई भी आपकी की काम नहीं कर रही, सिर्फ होम की के अलावा। होम की से हम क्या है उसको हटा दे रहे हैं। अगर मैं इसमें कोड से चेक करना चाहूँ तो एक कोड होता है *#0*#। यहाँ पर टेस्ट मोड खुल जाता है सैमसंग का। यहाँ पर मेगा कैम लिखा है और फ्रंट कैम लिखा है। अगर मैं मेगा कैम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेगा और फिर देखो क्या होता है, खुलता है कि नहीं। यहाँ भी कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी हैंग हो रहा है। फ्रंट कैम देखता हूँ, सेम कंडीशन, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो फ्रंट कैमरा खुल रहा है ना मेन कैमरा खुल रहा है। मतलब दोनों ही कैमरे इसमें नहीं चल रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ से प्रॉब्लम है। दोस्तों, फॉल्ट रिपेयर करने से पहले हम बात कर लेते हैं मॉक्सी के बारे में। तो मॉक्सी क्या है? मॉक्सी आपको सबको पता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हैं, स्कीमेटिक्स देख सकते हैं, फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, फुल फॉर्म्स देख सकते हैं, वीडियो कोर्स भी वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, और चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी वहाँ पर है। मतलब हमारे मॉक्सी में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप अभी तक उसको यूज नहीं करते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और मॉक्सी को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद कोई भी कोड नहीं मांगेगा, सिर्फ क्लास को छोड़ के। और जो हमारी चैट सपोर्ट है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, और जो वीडियो कोर्स है वो जो परचेस करेगा उसके लिए है या फिर हमारे स्टूडेंट के लिए है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बिना कोई प्रॉब्लम के डायरेक्ट एक्सेस आप कर सकते हैं। ना वहाँ पर कुछ ख़रीदना है, ना कोई कोड देना है। तो बिल्कुल आप जा कर के CPU, बिटमैप और लेयर भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फॉल्ट का सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेट को ओपन करेंगे और ओपन करके इसके कैमरे की एक एक कनेक्टर की GR उठाएंगे पहले तो, क्योंकि कोई भी फॉल्ट हो सबसे पहले GR ही लेनी चाहिए। GR में नहीं मिलता है तो हॉट टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग में भी नहीं मिलता है तो सिग्नल टेस्टिंग। मतलब फिर जाना पड़ेगा DSO पे। तो अभी हमने इसका जो है फ्रंट कैमरा कनेक्टर खोल के रखा है। एक एक करके हमें सारे कनेक्टर की GR लेनी पड़ेगी। कोई भी कनेक्टर में क्या हो सकता है, कोई लाइन शॉर्ट या लीकेज या ओपन हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, GR लेने के लिए हमें मल्टीमीटर को लगाना पड़ता है डायोड मोड में, और डायोड मोड में लगा के और हम चेक करेंगे 1 बाई 1। अब चेक कैसे करें, हमें स्कीमेटिक खोलना पड़ेगा। तो इसे हम कर लेते हैं साइड में, और उसके बाद स्कीमेटिक हम देख लेते हैं। तो ये जो मॉक्सी टूल है इसमें हमने स्कीमेटिक खोल के रखा है।
इसका कनेक्टर का नंबर SOC 801 है। तो इसको डबल क्लिक करके और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कनेक्टर। तो 1 नंबर पिन इसकी ऐसे हम देखें, 1 नंबर है, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर, मतलब जिग-जैग फॉर्मेट में चलता है, सीधा नहीं चल रहा है 1 2 3 4, ये चल रहा है 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं जिग-जैग। तो ये जिग-जैग में चल रहा है, इसकी काउंटिंग जिग-जैग में है। और हमारे अगर हम देखें कैमरा कनेक्टर पे, तो कैमरा कनेक्टर पे जो हमारा पिन नंबर 1 होगा वो कहाँ होगा, वो इधर होगा इस तरफ। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो हम यहाँ पर 1 नंबर को देख रहे हैं, तो 1 नंबर तो यहाँ पर ग्राउंड है, ये देखें 1 नंबर यहाँ पर नीचे जाके ग्राउंड हुई है ये। तो ये जितने भी यहाँ हाईलाइट पॉइंट दिख रहे हैं सब ग्राउंड के हैं। तो हमें देखना है अगली 1 के बाद वाली, तो बाद वाली पिन किस काम के लिए है, आपकी SDA है और उसके बाद SCL है। तो यहाँ पर हम रीडिंग चेक करेंगे कि हमारी SDA SCL की क्या रीडिंग आ रही है। तो पहली पिन तो ग्राउंड है, दूसरी पिन को देखते हैं, तो दूसरी पिन हमारी SDA है, SDA दिखा रही है 970 की रीडिंग, ठीक है। फिर मैं वही बात फिर से बोलूँगा कि ये 5 डिजिट का मल्टीमीटर है, इसका हमें लास्ट वाला डिजिट जो है हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी लोग 4 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीटर, तो उनको यहाँ का लास्ट का ये 5 और 6 जो दिख रहा है वो नहीं दिखाई देगा। अगर आप 4 डिजिट का मल्टीमीटर यूज करेंगे तो 0.970 ही दिखाई देगा, तो इसलिए मैं इसको 970 ही बोलूँगा। तो इसकी है 970 जो कि SDA की लाइन है। उसके बाद SCL की आ रही है आपकी 399, तो इसकी है 399 जो कि SCL पिन है। फिर अगली पिन हम देखेंगे, तो अगली पिन की रीडिंग क्या है, 498, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसकी भी 498 ही आएगी। 498 या 504 जो है वो एक ही है, क्योंकि दोनों जुड़ी हुई हैं तो सेम रीडिंग आएगी। ये है कौन, ये दोनों आपकी 7 और 9 आपस में जुड़ रही हैं, और ये है आपकी फ्रंट कैमरा DVDD 1.05, ये वोल्टेज की लाइन है। फिर उसके बाद आप फिर देखेंगे कि 11 नंबर पे आपका फिर एक वोल्टेज आया 1.8, तो 11 नंबर पर भी हम रीडिंग को चेक करेंगे। तो 11 नंबर पे रीडिंग है 463। फिर उसके बाद 11 के बाद आएगी 13 नंबर, 13 नंबर पे है 969। अब ये 13 नंबर 969 है क्या, तो 13 नंबर को जाके देखते हैं, तो ये भी आपकी क्या है, SDA की लाइन है। क्या लिख रहा है, FCAM है ना, तो ये आपकी, ये भी SDA की लाइन है, जो कि आपकी कितनी दिखा रही है, 13 नंबर पिन। 13 नंबर को फिर से अगर मैं काउंट करूं, तो 1 3 5 7 9 11 13, 969। फिर 13 के बाद आएगी 15 नंबर 400, तो ये आपकी कौन है, SCL। फिर आएगी 17 नंबर ग्राउंड। 17 नंबर के बाद 19 नंबर है, 19 नंबर को देखें, तो 19 नंबर पर 466। अब 19 नंबर 466 है, देखो यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा है, और रेसिस्टर लगा के ये आपकी MCLK की लाइन है। फिर 21 नंबर ग्राउंड है, और फिर आपका 23 और 25 भी ग्राउंड है, देखो ये FCAM AGND। तो 19 के बाद 21 23 25 तीनों ग्राउंड हैं। अब 27 जो है, 27 आपकी रीसेट की लाइन है, और 29 आपकी वोल्टेज की लाइन है। तो देख लेते हैं, इसके बाद 3 कंटिन्यू ग्राउंड होंगी। इस पे हमने देखी थी 466, तो ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, इस पर आपकी 458 जो 27 नंबर है, और 29 नंबर पे आपकी 523। तो यहाँ की हमने रीडिंग देखी, हमें सबकी रीडिंग ठीक लगी, लेकिन हमें 2 पिन की रीडिंग सही नहीं लगी, जो दोनों ही डाटा की लाइन है। एक डाटा की लाइन आपकी पिन नंबर 3 पर देखने को मिलती है, जो है आपकी CAM AF EEP I2C SDA 1.8, और दूसरी डाटा की लाइन है आपकी FCAM RCAM 3 सेंसर I2C SDA 1.8। तो इसका भी आपका क्या है, इसकी भी डाटा की लाइन आपकी क्या दिख रही, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू।
ऐसा होता नहीं है, डाटा और क्लॉक की लाइन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक की आ रही है 400 समथिंग, एक की आ रही है 900 के ऊपर, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बिल्कुल बताता है कि इतनी ज़्यादा रीडिंग का मतलब है लाइन कहीं से न कहीं से ओपन है ना। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रीडिंग 900 कुछ आ रही है और फिर भी लाइन ओपन है, तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि यार लाइन ओपन होती तो वो हिलाना था? कितने लोगों के मन में ऐसा आ रहा है? 1 2, बस। इसलिए कि ये जो डाटा और क्लॉक की लाइन है I2C की है और इनमें पुल अप रजिस्टर होते हैं। अगर पुल अप रजिस्टर जुड़ा है तो वो वैल्यू पुल अप की भी हो सकती है या फिर CPU की हो सकती है, पुल अप ओपन हो, मतलब एक कहीं से लाइन ओपन है, दो जंक्शन बन रहा है, वहां पर दो लाइन आ रही हैं, एक से जुड़ रही हैं इस तरह से, जैसे इस तरह से 3 जुड़ रही हैं, दो लाइनें एक से जुड़ रही हैं, और हम चेक यहाँ कर रहे हैं। अब रीडिंग इसकी भी हो सकती है, रीडिंग इसकी भी हो सकती है। अगर ये ओपन है तो रीडिंग इसकी है, और ये ओपन है तो रीडिंग इनकी है, ठीक है ना। तो किसी एक की रीडिंग है वो, तो इन दो में से कोई एक ओपन पड़ा है, तो वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि दो में से क्या ओपन है। तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिला कि हमें दो अलग अलग डाटा लाइन ओपन, सिर्फ डाटा ही मिली, क्लॉक नहीं मिली। अब हमें इस तरफ देखना है कि इस तरफ हमारी जो डाटा, जो कैमरा का डाटा है, ग्राफिक्स डाटा है, क्या उनमें से भी कोई ऐसी दिक्कत है? अभी सिर्फ हम फ्रंट कैमरे की बात कर रहे हैं, तो इनमें से हम 10 की 10 लाइन हम देखेंगे कि देखो एक ग्राउंड, फिर 2 लाइन, फिर 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 एक ग्राउंड, फिर 2 लाइन, मतलब इस दूसरी तरफ देखेंगे तो हर एक ग्राउंड के बाद 2 लाइनों में हमें GR मिलनी चाहिए और सबकी बराबर मिलनी चाहिए। समझ में आया? तो अभी हमने इस तरफ चेक किया था, अब इस तरफ चेक कर लेते हैं। तो एक ग्राउंड, उसके बाद 2 पे आपकी डाटा, तो 618, 639, 43, 44, 644, 642, मतलब लगभग सेम है। फिर एक ग्राउंड छोड़ के फिर चलते हैं, 738, 738, फिर एक छोड़ के चलते हैं, 744, 737, 650, 647, 645, 48 और 648। तो लगभग सारी लाइनें ओके हैं। 2-4-10 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बराबर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये डाटा लाइन तो ओके है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी 2 जगह इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली कि हाँ 2 की रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो यहाँ पर आप देखो इन पे लिखा क्या क्या है। अब इस पे तो लिखा है आपका, यहाँ पर तो लिखा कैम AF EEP I2C SDA, ये तो कैमरा की हो गई। लेकिन यहाँ देखो क्या लिख रहा है, फ्रंट कैम, रियर कैम। अब रियर कैमरा भी कितने हैं? 2, तो रियर कैम 2, रियर कैम 3, और सेंसर, मतलब ये लाइन सेंसर में भी जा रही है। तो एक बार हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये भी एक कैमरा है, CPU में आ गई, यहाँ पे पुल अप पे आ गई, यहाँ पे ये आपका कैमरा है, फ्रंट कैमरा इस पे भी आ गई, ये आपका माइक्रो कैमरा रियर इस पे भी आ गई। ये कौन है भाई? रियर कैमरा सुपर वाइड इस पे भी आ गई, फिर CPU पे आ गई। तो सारे कैमरों पे ही गई है। अब सारे कैमरों पे गई हैं दोनों लाइन, और दोनों ही लाइन मुझे गड़बड़ लग रही हैं, तो कैमरा कहाँ से चलेंगे? कोई भी नहीं चलेगा। तो पहले तो इनको ही सही करना चाहिए, उसके बाद नहीं चले तो दूसरे फॉल्ट पे जाएंगे कि यार दूसरे कनेक्टर पे चलेंगे। पहले एक ही कनेक्टर पे जो मिल गया वो सही करना पड़ेगा। तो इनको चेक करने का तरीका है कि जो पुल अप रेसिस्टर लगे हैं दोनों लाइन में, उन पुल अप रेसिस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है R4016 कहाँ लगा है। R4016 की लोकेशन देख लेते हैं।
तो जस्ट कनेक्टर के नीचे लगा है। तो जस्ट कनेक्टर के नीचे देख लेते हैं कहाँ है। ये लगे हैं दो, इसमें से इस तरफ वाला है ये वाला। तो इसे निकालने से हमें इसकी जीआर का पता चल जाएगा कि ये जीआर ओपन तो नहीं है। लाइन ओपन होगी तो अगर सीपीयू से ओपन होगी तो इसे निकालते से ही ओएल हो जाएगा, और सीपीयू से ओपन नहीं होगी, आईसी से होगी, तब भी रीडिंग आती रहेगी। तो हमें देखना है, इसे निकाल देते हैं। रीडिंग देखो यहाँ पर रजिस्टर में यहाँ चिपका दिया है। तो अब हम रीडिंग देखते हैं कितने कितने नंबर की थी। यहाँ पे हम देख रहे थे तो एक तो थी, देख लेते हैं अभी, इस पर डबल क्लिक करके पहुँच जाएंगे हम। एक तो थी यहाँ से दूसरे नंबर की, और एक थी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर की, जो कि 13 नंबर पे है। तो हम 3 और 13 इसको कह सकते हैं अगर हम उसे अलग अलग उसके हिसाब से काउंट करें तो। 1 3 3 पे तो अभी हमने निकाला नहीं है रजिस्टर, हमने निकाला है कौन सी वाला, 13 वाला। तो 3 5 7 9 11 13, तो ये 13 नंबर की लाइन है। अभी देख लेते हैं क्या इस पे आ रही है। यहाँ पे आ रही है। तो इसकी वैल्यू 498, 1 3 5 7 9 11 13 ओएल। एक मिनट, देखो ओएल और दबाने से आ रही है, छोड़ने से ओएल, मतलब मैं केवल रखे हूँ और दबाने से आ रही है। मतलब इस पे वैल्यू तो आ रही है लेकिन दबाने से। इसका मतलब क्या है कि कनेक्टर के नीचे से लाइन कट गई है। ठीक है, तो फिर हम एक नंबर को, इसको भी देख लेते हैं, 3 नंबर को 970। यहाँ दबाने का फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर दबाने से कम हो जाती तो इसे भी समझते, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है। आराम से, कुछ नहीं, दबाने से आ गई। इसका मतलब कि ये रेसिस्टर को वापस भी लगा दूंगा तब भी यहाँ पर वो काम, रीडिंग कम ज़्यादा करेगा। तो एक बार मैं रेसिस्टर को बाद में लगाता हूँ वापस से, और फिर चेक करते हैं। अब देखते हैं, यही थी 1 3 5 7 9 11 13, 900 दबाने से कम हो गई। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये नीचे से ही ओपन है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से जंपर मानना है, तो इसका काम तो हो जाएगा क्योंकि दबाने से हो रहा है। अब इसकी कहानी समझना है कि ये क्यों कम है। तो 953 है, अब इसको दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये लाइन कहाँ गई है हम वो देख लेते हैं। एक को तो हमने कर लिया कि हाँ भाई ये तो एक जंपर से ही खेल हो जाएगा इसका। अब इस लाइन को और चेक कर लेते हैं जो ये वाली डाटा है। तो एक और कैमरा है 8003,
ये उस पर भी गई है। 8003, 8002 और CPU में आ गई। CPU में आई BA5 पर, और फिर आई है आपके पुलअप पे। तो हमें पुलअप ये ऐसा है कि पुलअप पे हम जाके चेक कर सकते हैं। तो हम पुलअप के इस रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं कहाँ लगा है। तो 8002 के पास लगा है। तो ये साइड वाला कैमरा जो है, ये साइड वाला कैमरा है। तो 3 और 4 तो यहीं है, तो देख लेते हैं इसको साइड में। तो ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, 8002, 8003। तो यहाँ पर ये लगे हैं कंपोनेंट छोटे वाले। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हम देखेंगे यहाँ से 1 2 3, ऊपर से तीसरा कंपोनेंट है, मतलब कि ये। तो इस पे हम वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है। तो तीसरे नंबर की वैल्यू उतनी होनी चाहिए, 900, वही है 968, 970 समथिंग वही है। अब इसको भी हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा और फिर देखेंगे ये लाइन कहाँ से ब्रेक है। तो अब इसकी रीडिंग चेक करेंगे हम। 400, हाँ डाटा लाइन 400, रीडिंग यहाँ भी है। अब रीडिंग यहाँ अगर 400 है तो वहाँ भी हो गई होगी। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू है देखो, और यहाँ भी वैल्यू है। तो इसे लगाने के बाद वो बढ़नी नहीं चाहिए ना, बढ़ क्यों रही है? बढ़नी नहीं थी। इसका मतलब है कि अभी अभी इसमें रीडिंग वापस आ गई, मतलब लूज कनेक्शन यहाँ भी है, लूज कॉन्टैक्ट यहाँ भी है। थोड़ा सा बोर्ड को हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं, कुछ अगर होगा तो हट जाएगा। लो गई, मतलब अभी यहीं रीडिंग थी और अब चली गई। तो कहीं ना कहीं नीचे से लूज कांटेक्ट है। हाँ, ड्रॉप डाउन केस है, मतलब कहीं से लाइन टूटी हुई है। अभी काम वाम तो कुछ नहीं हुआ इस पे, सब पैक है। तो अब हम यहाँ पे ये और देखें, ऐसी कंडीशन में यहाँ OL आ रहा हो, कहीं रीडिंग आ रही हो, ताकि हमें जैसे वहाँ आ रही थी ना, तो वहाँ जंपर लेने से काम चल जाएगा, CPU नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आसपास में हमें कहीं मिल गई तो हम वहाँ जंपर उठा लेंगे ना, CPU उठाने से बचेंगे। तो कहाँ कहाँ ये लाइन जा रही है हम वो चेक कर लेते हैं। एक तो CPU में पहुँच गई, 8001 के 3 नंबर से हमने चेक किया था, 8003 पे भी हमने चेक किया, नहीं 3 पे नहीं चेक किया हमने, 2 पे चेक किया है। अब 3 पे चेक करेंगे, अभी 2 पे हमने कनेक्टर पे चेक नहीं किया है। तो 2 का 28 नंबर पिन, 3 का 6 नंबर पिन, बस 6 नंबर 28 नंबर। और इनके हम कनेक्टर की वो देख लेते हैं कि लोकेशन के हिसाब से नोच पॉइंट कहाँ है। तो एक का नोच पॉइंट यहाँ है, 2 का, और तीसरे का भी इसी तरफ, मतलब 1 नंबर पे यहाँ से स्टार्ट होगी। तो एक पे 28 नंबर है और एक पे 6 नंबर है। तो 2 पर है 6 नंबर और 3 पर है 28, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। फिर से चेक करते हैं। तीन नंबर उसकी थी, हम पहले ही देख चुके। 6 नंबर है 2 इसकी, 3 वाले की, ऊपर वाले कनेक्टर की।
और 28 नंबर है नीचे वाले कनेक्टर की। ठीक है, उसी हिसाब से हम देख लेते हैं। तो इसकी है 28 नंबर पिन और इसकी है 6 नंबर पिन। तो हम इसके 28 और 6 पर हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 3 5, 1 3 5 में कभी 28 नहीं आएगा, 28 आएगा 2 4 6 में। ये विषम संख्या और सम संख्या का फर्क है ना, मतलब इस तरफ आएगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, 28 में 454, 454 मतलब ये लाइन तो जुड़ी हुई है, यहीं से आ रही है। ठीक है, इसका 6 नंबर, तो 6 नंबर भी 2 4 6, 400। तो इसकी 3, इसका 6 नंबर और इसका ये कनेक्ट है। ठीक है, मतलब लूज कनेक्शन बन रहा है। फिर से थोड़ा सा हिला के और उसे गायब करते हैं और फिर चेक करते हैं। OL 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 OL, मतलब ये तो CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर कहीं से लेयर टूट गई है तो जंपर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन तो हम बना सकते हैं, दूसरी लाइन का क्या, उसके लिए तो लाना पड़ेगा। अब या तो जंपर लेके आए या ड्रिल करके निकाल के लाएं, मतलब या तो CPU रिवॉल्व करें या ड्रिल करें, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 138 PPT जो कि इसको टेम्परेचर को डाउन कर देगी, उससे हम इसको रिसोल्ड करेंगे। डाउन करने के बाद इतना हो जाता है कि आप आयरन से भी निकाल सकते हो, SMD से भी निकाल सकते हो। अब बताओ, आयरन से निकाल के दिखाऊं कि SMD से? आयरन से। ठीक है, आयरन से निकल जाएगी। बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो एक बार चालू करके देख लिया जाए। गिरा हुआ सेट है, कभी भी पाप हो सकता है, माथे कभी भी आ सकता है। अभी तो जिंदा है, लेकिन बनाते समय डेड हो गया तो डेड रिस्क लेंगे ना, नहीं होगा ना, वो अलग बात है। देखो, कभी भी आप अपनी शॉप पे ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना कि नहीं होगा। हो सकता है भाई, हम इंसान हैं, हम केवल उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में सही करते समय हो सकता है CPU खराब हो जाए, हो सकता है मदरबोर्ड फूल जाए खराब। अब आपने हर एक मदरबोर्ड तो आपको नहीं पता कि फूल जाता है। बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं जो 300 की हीट पे फूल जाते हैं, तो फिर क्या कर लोगे, आपकी स्किल रखी रह जाएगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है। कस्टमर को साफ साफ बोलना है कि डेड रिस्क रहेगी, CPU का काम है। अगर आप हाँ बोलो तो हम करते हैं, ना बोलो तो भाई साहब नमस्कार, आप कहीं और करा लो। एक कस्टमर जाएगा, ईमानदारी से जा रहा है, अगर मर गया तो और ज़्यादा खराब होगा। इससे अच्छा है कि उसे ऐसे मना कर दो। अगर वो सेट मरना होगा और कहीं और मर गया
तो वो कहेगा वो आदमी अच्छा था, इसने तो बिना बताए मार दिया। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपना भरोसा हमेशा कायम रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मुझे इतने दिन काम करते हुए हो गए, फिर भी मैं हमेशा रिस्क लेके काम करता हूँ, स्टूडेंट का भी, और आप भी अपने बैच में देखा होगा, कोई भी काम भैया रिस्क रहेगी। और एक और बात, रिस्क तो रहेगी रहेगी, सेट मर गया तो मुंह लटका मत लेना, नहीं आप उसके पता चल रहा है कि मौन व्रत रख लो, यार उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं मुंह लटका लेते हैं, अरे यार सर से सेट मर गया तो हमसे क्या होगा। तो एक बात याद रखना, सर भगवान नहीं है, टेक्नीशियन है, बस थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है आप लोगों से, इसलिए आप सीखने आए हो। देखो हमें पहले जगह देख लेनी है कि कहाँ से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो एनसी है कंपोनेंट, अब यहाँ एनसी है, यहाँ एक रेसिस्टर लगा, यहाँ एक कॉइल लगी है, तो हमें यहाँ से आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कंपोनेंट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और दोनों ही रेसिस्टर हैं। एक ही तरफ से उठ जाएगा वैसे तो। एसडीसी क्लॉक, ठीक है, एक मेमोरी कार्ड की है, एक टच की है, मतलब उसमें अगर रेसिस्टर इधर उधर हो जाए तो बंद नहीं होगा सेट निकालते समय। ये दो तो हमें क्या करना है, अभी इसको निकालना है। निकालने के लिए एसएमडी में मैंने हीट रखी है 340, एयर रखी है 60, 340 60। अभी मैं इसमें थोड़ा सा फ्लक्स डालूंगा। अब आप सोचेंगे कि पेस्टेड आईसी में फ्लक्स क्यों लगा रहे हो, फ्लक्स लगाने से क्या नरम पड़ जाता है फ्लक्स पेस्ट, क्योंकि जहाँ से स्क्रैपर डालना है कम से कम वो तो नरम हो जाए, अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। आजू बाजू के कंपोनेंट को हिला के देख लेंगे, अगर वो हिलने लगे मतलब सीपीयू मेल्ट हो चुका होगा अंदर। जगह कम थी, ये हिलने लगे थे कुछ, ये तो वापस अपनी जगह आ गई, बाकी कोई कंपोनेंट छोटा हिला नहीं है। तो इससे क्या सीखे कि थोड़ा सा सब्र करना जरूरी है, घबराना नहीं है। और इसमें अगर कोई बॉल उखड़ी भी होंगी तो उखड़ने दो, सीखेंगे कैसे। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बॉल पहले से ही उखड़ी हो क्योंकि गिरा हुआ था, या हमसे उखड़ गई हो, निकालने में कुछ भी हो सकता है। गिरे हुए सेट में हम अपने ऊपर भी नहीं ले सकते और उसको भी नहीं गिर सकते, हमें से मतलब न्यूट्रल छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना। और बॉल अगर टूटी होंगी तो उन्हें बनाएंगे। पहले तो हम इसका पूरा शोल्डर जितना भी हो सकता है ओवर वाला हटाएंगे, और घिसना नहीं है नीचे बॉलों में, बॉलों को बड़े प्यार से निकालना है, घिसोगे तो नीचे का प्रिंट निकलने के चांसेस होते हैं। अभी बहुत कम टेम्परेचर में, मतलब 300 टेम्परेचर में साफ हो गया क्योंकि गरम गरम था। अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इस पे इसको डीशोल्डर वायर से साफ करेंगे। तो रोजिन के साथ डीशोल्डर वायर को डिप करना है और फिर इस पे बड़े प्यार से सफाई करनी है।
देखो घिसना बिल्कुल भी नहीं है, बस प्यार से इसको चलाना है। और आपका मकसद ये पेस्ट छुटाना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए शोल्डर निकालना। पेस्ट तो हम बाद में छुटा लेंगे। पेस्ट के चक्कर में क्या है, ज़्यादा ज़ोर से घिस देते हैं तो वो दिक्कत करता है। रोजन में डिप कर करके करना है, बहुत स्पीड से साफ होता है। अगर चलाते हुए आयरन चिपक रहा है, जैसे डिसोल्डर चिपकता है नीचे, तो समझ जाना कि आपके आयरन का टेम्परेचर कम है। और कम टेम्परेचर पे आयरन चिपकेगा और उससे आपके बॉल टूट सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना है। अभी हमने सिर्फ इसके ऊपर प्यार से घुमाया है। अभी हमने वाइट पेस्ट साफ नहीं किया है। जितना हो गया होगा हो गया होगा, जितना नहीं हुआ होगा करेंगे। देखो थोड़ा सा वाइट पेस्ट यहाँ लगा है, ये निकल गया। अगर ट्वीजर से छूट जा रहा है तो इससे छुटा लेते हैं। चलो बाकी फाइनल अपन टचिंग करेंगे इसकी। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कितनी लाइन है वर्किंग वाली इसमें गई हैं। तो वर्किंग लाइन देखने के लिए थोड़ा इसको जूम करके चेक करेंगे कि एनसी भी हो सकती हैं। अधिकतर तो एनसी उखड़ती हैं, एक भी वर्किंग पिन नहीं उखड़ी है, सब एनसी हैं। अभी आपको भी दर्शन कराता हूं। क्योंकि आप सोच रहे हैं हमें कैसे पता। तो आपको पता करने के लिए चाहिए क्या, कोई भी ट्रांसपेरेंट तेल चाहिए जो आर पार दिखता हो। जैस्मिन का आता है बिल्कुल बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट। तो एक हम कॉटन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इस पे तेल लगा दो। जैसे ही लगाओगे तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और एक एक जो पॉइंट दिख रहा है गोल वाला, अगर उसमें से कोई ट्रैक टूटी होगी ना तो ट्रैक दिखेगी। और केवल वो एनसी था तो एक खींचने का अलग रहता है कि जो नीचे का कार्बन फाइबर होता है खींचता है तो उसके रेसे दिखते हैं। तो इसको करेंगे जूम और देखेंगे। देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है, कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की दो बॉलों में भी कुछ भी नहीं है। ये देखो इनमें भी कुछ भी नहीं है। अलग एकदम मुंह बना हुआ दिखता है, जैसे किसी को फोड़ा फुंसी हो जाता है ना तो एक बीच में गोल छेद हो जाता है, वैसा दिखता है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। ये अगर आपको बीच में कहीं वो थोड़ा सा सफेद सफेद दिख रहा है ना, वो भी कार्बन फाइबर है खिंचा हुआ। और बाकी देखो वो दो ट्रैक जाते हुए दिख रही हैं ऊपर की में, ऐसी दिख रही जाते हुए, तो वो एक लेयर के बाद हैं, इसके लिए नहीं है वो। तो वो भी इसकी नहीं है। ये भी एनसी है, ये भी एनसी है, ये भी एनसी है, ये भी एनसी है, यहाँ भी एनसी है, यहाँ भी एनसी है, ये सब एनसी हैं, ये एनसी है, सब की सब एनसी हैं। देखो यहाँ कुछ चमक सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, लेकिन वो कुछ नहीं दिख रहा है, वो इसकी लाइट का फोकस है। ये देखो ये गया, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी सब आपके वर्किंग हैं, मतलब एनसी हैं सारे, ये भी सब एनसी हैं, ये भी एनसी हैं। तो सारा का सारा एनसी वाला ही उखड़ा है, जिससे हमें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसी लाइन उखड़ जाती जिससे पाप लगता तो तकलीफ हो जाती।
तो अब इस तेल को कर लेंगे साफ और फिर इसको पैड को एकदम फाइनल क्लीन टच देंगे। अब जितनी भी ऊंचे ऊंचे बॉल थे उनको सबको हम प्लेन कर रहे हैं, ताकि जब हम सीपीयू को यहाँ पर बिठाएं तो वो लुढ़के नहीं। ये तो हो गया एकदम फ्रेश क्लीन, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको रख देते हैं एक तरफ। अब सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं तो इसके लिए बिछा देते हैं दस्तरखान। अब सीपीयू साफ कर लेते हैं। तो इसको हम साफ करेंगे, इसमें बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ है। इसमें वही मैं 340 हीट तो 340 ही लगा रहा हूँ, बस जल्दी काम कर लेंगे। ज़्यादा देर आईसी के ऊपर 340 नहीं लगानी होती है। एक ही बार में सब उतर गई। अब हमें इसको केवल उससे साफ करना है, डिसोल्डर से। नहीं तो इसमें बहुत परेशान होते हैं साफ करने में। इससे पूरा निकल जाता है, फिर डिसोल्डर साफ करो 2 मिनट में साफ हो जाता है। तो सीपीयू पे हीट लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं, 300 की हीट आयरन की रखें, ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ख़राब होने का चांस ज़्यादा होते हैं। और एक जगह स्टेबल नहीं रखना है, बस ऐसे घुमाते जाना है। एक जगह हीट नहीं लगनी चाहिए। देखो इसमें सारी बॉल नहीं पकड़ेंगे, अभी रिवॉल्व करेंगे तो पकड़ लेंगे, लेकिन कम से कम 10% नहीं पकड़ेंगे। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा तार वाला। उससे क्या होगा कि जो पीपीटी खिंची है ना, क्या होता है कि पेस्टेड आईसी को जब साफ करते हैं तो पीपीटी की बॉल खींचते हैं तो वो जगह को टूटती है। वहाँ जब टूटती है तो वहाँ पर रफ हो जाती है जगह, और वो वहाँ पर एज ए कार्बन जैसा हो जाता है। मतलब वो सारे ऐसे नहीं, सारे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा हो जाते हैं वो ड्राई सोल्ड की वजह से होते हैं। मतलब जो सेट गिरा होगा, ड्राई सोल्ड हुआ होगा, तभी हुआ होगा। वो जो अभी पीपीटी खिंची है साफ करने में, उससे नहीं होता, उससे मतलब वो चिपक जाएंगे। लेकिन जो ड्राई सोल्ड हुए थे वो काले पड़ जाते हैं, करंट जा के उनमें स्पार्क होता है, तो वो काले अलग दिख रहे हैं 5-7 ऐसे कि वो पकड़ेंगे नहीं। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, तार से घिसना पड़ेगा। अब तार से घिसेंगे तो ऐसा लगेगा सीपीयू खराब तो नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर एक लेयर होती, कोटिंग होती है, वो बहुत मोटी होती है। जब तक वो साफ मतलब स्क्रैच नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो हमें इतनी ताकत कौन लगानी है, हमें तो केवल कार्बन साफ करना है उसका। तो हमें ऐसे चला लेना है इसको, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसमें ब्रश में इतनी दम नहीं है कि वो उसे ख़राब कर दे। हाँ, अगर आप में दम है तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पहलवानी दिखाएंगे तो ख़राब तो होना ही है। ठीक है, सफाई हो गई है और अब हम इसे रिवॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें कुछ बीच में गैप है बॉलों में, आप देखेंगे बहुत कम गैप दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 गैप हैं इधर, और मेरे पास स्टेंसिल है उसमें भी 5 गैप इधर ही हैं। तो मैं इसको ऐसा जमा ले रहा हूँ। यहाँ पर सीपीयू प्रॉपर जम गया है, बॉल एकदम दिख रही है नीचे की। तो हमें एक लाइन में, शुरू की एक लाइन में थोड़ी सी पीपीटी लगानी है और इसको साफ कर लेना है। अब देखो अभी पूरे बॉल बराबर दिख रहे हैं। हमें इंश्योर करना है कि हाँ अभी स्टेंसिल परफेक्ट रखी है, तभी हीट लगानी। अब हम लगाएंगे इसमें हीट। अब यहाँ क्या हुआ, मेल्ट हो गई, ट्विजर हटानी नहीं है और थोड़ा ठंडा होने देना है, क्योंकि अभी बहुत हीट है।
अब थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें पीपीटी पूरे में अप्लाई कर देनी है। तो अभी वहाँ पे लगा हुआ है और अब हम इसमें लगा रहे हैं पीपीटी पूरे में अच्छे से अप्लाई करेंगे। देखो कितनी सूखी है, कोई भी आपको लिक्विड नहीं दिख रहा होगा। और इसको दबा के साफ करना है और वहीं के वहीं अब हीट लगाना है। पहले हमने जो बॉल बनाई उससे क्या हुआ, लॉक हो गया सीपीयू, हिल नहीं सकता। एक जगह नहीं लगानी है हीट को, ऐसे सेक करते 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 ट्विजर को भी पीछे और ले जाना है जहाँ जहाँ हमारी बॉल नहीं बनी है, और जहाँ हम हीट लगाएंगे वहाँ हमारी ट्विजर होनी चाहिए। पहले वहाँ की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो रीडिंग कहाँ की, 3 नंबर ओएल हो गई, क्योंकि रेसिस्टर निकली पड़ी है ना। और इसके बाद इस पे हमारी वैल्यू आ रही है 1000 समथिंग, तो उस पर रेसिस्टर लगा हुआ है, तो ये वाला रेसिस्टर भी हम वापस लगा देते हैं। तो अब देखो जो रीडिंग हमारी यहाँ ओएल आ रही थी उस पर भी वैल्यू आ गई 982। अब यही रीडिंग हमें कहाँ मिलनी चाहिए, सीपीयू की बॉल पर, क्योंकि हम रजिस्टर हटाते तो ओएल ही आता, तो रजिस्टर लगाने से वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगी सेम, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर फिर भी ओएल आ रहा है लाइन ओपन है, फिर हमें बनाना पड़ेगा जंपर से, और नहीं है वैल्यू आ गई मतलब ओके है। केवल ड्राई सोल्ड का केस था। चलो तो यहाँ था हमारा VA5 था ना, तो VA5 देखना है हमें, और एक हमारा ये था कौन सा, VA1। तो VA1 NC हमारा जो था वो गड़बड़ था, और VA5 भी हमारा गड़बड़ था। तो VA1 VA5, तो नोच पॉइंट हमारा कहाँ था उसमें, ऊपर की तरफ यहाँ पे सीपीयू का नोच पॉइंट हमारा यहाँ पे है। उसके हिसाब से हमारे VA1 VA5 कहाँ होंगे, 41 नंबर पिन VA1, और उसके राइट हैंड तरफ 5वें नंबर की पिन है ना। तो 41 नंबर हमको गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। फिर से एक बार काउंट करते हैं रिकन्फर्म करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। यही है ये सामने वाला 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 भी है और ये पहली है। तो इन दो को हमें क्या करना है, दोनों पे रीडिंग चेक करना है। तो रीडिंग कितनी आ रही थी नोट करना है आप, VA1 की रीडिंग नोट करना, VA1 की रीडिंग आपको नोट कर लेना एक जगह पे। तो VA1 की है 1024 1025 और BA5 की है 1035। अब हमारा जो VA5 है, VA5 कौन सा था, 3 नंबर पिन, और VA1 कौन सा था, 13 नंबर पिन। तो 3 और 13 की रीडिंग मैच कर लो। तो पहले तो कर लेते हैं 13 नंबर पिन की रीडिंग जो लास्ट में देखिए 1024 और 13 नंबर पिन
1022। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा फर्क दिखा है। 1035 1030 सेम तो नहीं मिल रही। अब हो सकता है ये ट्रैक की लंबाई है उसका थोड़ा सा ऐड हो रहा हो सकता है हमने काउंटिंग गलत की हो, तो एक बार फिर से रिकाउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। सही है, तो एकदम सही है। वो रीडिंग तो आ रही है, मतलब लाइन जुड़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा बोर्ड क्या कर लें, हो सकता है गड़बड़ हो तो अभी भी पता चल जाए। अभी सीपीयू नहीं लगा है, बोलते हैं बेटी बाप के घर है, अभी विदाई नहीं हुई है, तो कर लेंगे जो कुछ करना है। तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा किया, रीडिंग नहीं आ गई। ये गई। लोचा है, दोनों जंपर निकालने पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों से ही जंपर ले लेना है। कुछ नहीं, सीपीयू लग भी जाता तो दोबारा से निकालते और क्या होता, दोबारा कौन मेहनत लगती। तो यहाँ पे कोई भी एक ग्राउंड में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फ्लक्स लगा के और इसको हम पहले सोल्ड कर लेंगे। क्या है, हमें वहाँ पर बॉल पे रख के नहीं करना चाहिए, वो खराब बात है, वो अच्छी बात नहीं है। और अब हमें वहाँ पर बॉल पे इसको सोल्ड कर लेना है। तो हमें कितना लंबा वायर लेना है, हम पहले ही उसको एक साइड थोड़ा लंबा ही काट लेते हैं, बाद में करते रहेंगे, पक्का करने के बाद देख लेंगे क्या करना है। तो देखो बहुत बड़ा जैसे ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसे काट लेना है, क्योंकि सोल्ड किया हुआ हिस्सा ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं दूसरी बॉल से टकराएगा। अब हमें फ्लक्स को साफ करना है, क्योंकि फ्लक्स लगने के बाद इसमें यूवी इंक काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें इसे पक्का करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फ्लक्स लगा के फिर आईसी बिठाएंगे। अब देखो ये जो वायर है ये बिल्कुल बॉल के पास से गुजर रहा है, तो कभी अब बॉल लगेंगी तो वो इससे टच होंगी तो इसके ऊपर पॉलिश है, पॉलिश गर्म में निकल सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यूवी इंक से ढकना पड़ेगा। यहाँ लापरवाही नहीं चलेगी, अगर उस पर हमने यूवी इंक नहीं लगाई तो बॉल में चिपकेगा ही चिपकेगा। तो एक तो हमने कर लिया मजबूत, अब दूसरा तो आसान ही है, बाहर के बाहर है, इसको तो ऐसे ही चिपका देंगे। BA1 हमारा कौन सा है, जो हमने सिम के पास चिपकाया है वो हमारा BA1 है, और BA5 हमारा वो जो हमने साइड में चिपकाया है। हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि जंपर भी वैसे ही लगाएंगे कि BA1 कहाँ लगाना है और BA5 कहाँ लगाना है। अच्छा काम करोगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। देखो इसमें आपकी दो तो ग्राउंड है आसपास की, एक ही हमारे है जो काम की है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो अब हमें एक बार वेरीफाई करना है कि ये हमारा VA5 है, ये हमारा VA1 है, ठीक है। तो अब लगा लेते हैं CPU। जंपर हमारे निकले हुए हैं, देखो इसमें एक ही मार्क दिया है, ये वाला कॉर्नर, इससे मिलाना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब हीट वही हमारी 340-60। हमें क्या करना है, पहले CPU को थोड़ी देर हीट करना है ताकि थोड़ा CPU सेट हो जाए, तो उसके बाद फ्लक्स डालना है। फ्लक्स हमने इतना कम लगाया है जिससे हिला नहीं पाएंगे CPU को हम, थोड़ा वो बैठता हुआ देखे कि हाँ बैठ रहा है। तो 2 बूंद ज़िंदगी की दे दी हमने उसे, ज़्यादा नहीं हिलाना है उसे, क्योंकि बीच में हमने वायर लगा के रखा है तो वो उसको रोकेगा, तो थोड़ा सा किया है बस। अब थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इसे, पहले सेट को ऑन करके देखेंगे, उसके बाद फिर
आगे की कहानी करेंगे। अब एक बार सेठ बाबू से पूछते हैं जिंदा हैं कि मर गए। अब हम वो जंपर यहाँ के यहाँ लगा सकते हैं कि दोनों पे अलग अलग गया, देखना पड़ेगा। दोनों लाइन अलग है ना, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी दोनों लाइनें एक ही कैमरे पे जा रही हैं कि अलग अलग कैमरे पे जा रही हैं। तो दोनों लाइनें 8003 पे भी आई हैं, एक पे भी आई हैं, तो मतलब हमें उस तरफ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही तरफ दोनों को लगा सकते हैं। अच्छा, इस पे कहाँ आई है? एक आई है आपकी 26 नंबर पे डाटा लाइन, और एक आई है आपकी डाटा लाइन 6 नंबर पे। 6 और 26, 30, 28, 26 है ना। तो इसके 6 और 26 पे आई है एक ही कनेक्टर के। तो हमारा कनेक्टर जो है 8003 कहाँ लगा है? ये ऊपर वाला। तो यहाँ से गिनेंगे 6 और 26, तो एक यहाँ एक नंबर है तो इस तरफ से आएगी 2 नंबर, तो 2 से 2, 4, 6 और 26 है ना। तो इसी तरफ से हमें इसको चेक करना है। तो 2, 4, 6, एक तो ये हो गई हमारी 6 नंबर जो हम यहाँ भी लगा सकते हैं इसमें जंपर, और 26, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, मतलब ये वाली सही गिना है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें देखना है कि जो 26 नंबर है उस पे मुझे कौन सी लगानी है, क्योंकि जंपर मेरे पास 2 हैं। तो BA1 वाला लगाना है कि BA5 वाला लगाना है ना। तो ये 26 है, तो 26 को देखते हैं जब CPU में जाएगा तो कितने नंबर पिन पे है वो। BA1, 26 नंबर है BA1, तो मुझे इसमें BA1 वाली पिन जो है जंपर लगाना है। तो मेरा BA1 कौन सा था? ये वाला नहीं, ये भी BA5 है, ये BA1 है। इसको गलियों में से गुजारना पड़ेगा। अब बचा हुआ हमारा वही होगा। थोड़ा थोड़ा यूवी लगा को सिर्फ वायरों को ऐसा कर देना है ताकि ऊपर ना आए, नहीं तो कट सकते हैं, बॉडी से टकराएंगे, अर्थिंग ले सकते हैं। चलो अब इसमें कैमरे लगा लेते हैं और फाइनल टेस्ट करेंगे। उससे पहले एक बार रीडिंग चेक करते हैं कि दोनों पिन की रीडिंग ओके हो गई कि नहीं हुई। जो हम फ्रंट कैमरा पर चेक कर रहे थे उसकी हम रीडिंग एक बार देख लेते हैं। तो इसकी 900 कुछ आ रही थी, 399, और इसकी भी 300। अब सेट को करते हैं ऑन और फिर चेक करेंगे कैमरा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेट को ऑन होने देते हैं। तो फ्रंट भी चालू हो चुका है। तो
किस तरह से हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रीडिंग को देखा, चीज़ों को समझा, रीडिंग कभी आ रही है, कभी रीडिंग नहीं आ रही है, गिरा हुआ सेट है, मदरबोर्ड को टेढ़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दबा दे रहे हैं तो रीडिंग भाग जा रही है, दबा दे रहे हैं तो आ जा रही है, मतलब कितनी समस्याएं लग रही थी। तो इसमें हम ड्रिल भी कर लेते तो कई चीज़ें छूट सकती हैं। छूटती क्या, यूएफएस की लाइनें टूटी पड़ी थी, 4 लाइन 5 लाइन हमने वहाँ पर बॉल बनाई है ना, पैड बनाए हैं। तो देखा आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, समझ में आया आपको? और इसी तरह से जैसे आपको डेली यहाँ प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, डेली यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं, ट्रेस करते हैं, स्कीमेटिक के थ्रू कैसे करते हैं और बिना स्कीमेटिक के थ्रू कैसे करते हैं, हम यहाँ पर सब कुछ सीख रहे हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे हमने देखा पैड कैसे बनते हैं, अंडर आईसी मास्क जंपर कैसे लगते हैं और क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। जीआर में भी कितनी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं कि हम जीआर से भी समझ सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप भी चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड करें, क्या है अभी सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है कि फॉल्ट आपके पास आता है और आपका दिमाग में एक ही बात चलता है, शुरू कहाँ से करें। सबसे बड़ा रोग है ये, टेक्नीशियन ये नहीं समझ पाता शुरू कहाँ से करें। अगर आपको ये पता करना है शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ होता है, तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और आपको एक अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यदि आप भी अपनी इस उड़ान को बहुत ऊपर तक लेकर के जाना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है मोबाइल गुरु एडवांस टेक, जहां पे आपको कंप्लीट कॉम्बो मिलने वाला है। हैंड स्किल, प्रैक्टिकल, स्कीमेटिक और डीप ट्रेसिंग का जो नॉलेज है, जिसके लिए दीपक सर जाने जाते हैं। और उसको लेने के लिए आपको एक जो हमारा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है मॉक्सी, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फिजिकल आना चाहें तो वो भी, ऑफलाइन का भी जो कोर्स है वो आप अडोप्ट कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं, आप इन पर कॉल करके अभी आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मॉक्सी के ऊपर जो कि आपके लिए बनाया हुआ एक ऐप है, उसके ऊपर पूरा वीडियो कोर्स रखा हुआ है। आप जाकर के उसके जो डेमो वीडियोज़ हैं आप वो देख सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए मैंने जैसे बताया कि ये नंबर जो दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके अगले बैच की जो मैं जानकारी देना चाहूँगा 22 मई से। जी हाँ दोस्तों, डेट्स में कुछ परिवर्तन हुआ है इस बार। 22 मई से हम लोगों का अगला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसकी सीटें लगातार आप लोगों का जो प्यार है हमारी तरफ, आप लोगों का जो भरोसा है, उस वजह से लगातार बहुत जल्दी फिल होती चली जा रही है। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कराएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।